Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.15 from Erode Hit List series. इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखना है ना, बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है वैसे तो, बट हम इसको ग्राउंड फ्रेम से और लिफ्ट के फ्रेम से दोनों से अलग अलग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि टाइम जो है वो दोनों फ्रेम से सेम ही आता है ना, और बाकी जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वो रिलेटिव क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं, तो फ्रेम के हिसाब से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो जो आएंगे एक दूसरे के वो रिलेटिवली अलग अलग आएंगे ग्राउंड फ्रेम से लिफ्ट के फ्रेम से, ये सब चीज़ें है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, यानी कि एक एलिवेटर कार है, ठीक है। इसमें ये हाइट जो है वो 2.7 मीटर दे रखी है। स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्ट करते ऊपर की तरफ असेंड करना, और एक्सेलरेशन को जैसा कि रो में डब्ल्यू से ही लिखते हैं जनरली, तो मैंने डब्ल्यू ही मान लिया। एक्सेलरेशन डब्ल्यू है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टार्ट करता है एक्सटेंड होना, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है एट टी इक्वल टू 0। 2 सेकंड बाद क्या होता है कि आफ्टर द स्टार्ट बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग। यहाँ से 2 सेकंड बाद में चलना स्टार्ट करा, कुछ ऊपर जाएंगे, 2 सेकंड बाद में बोल्ट डिटैच होता है वहाँ से और फिर गिरना स्टार्ट होता है। तो पूछा है कि जब वो बोल्ट नीचे वाले हिस्से से टकराएगा, क्योंकि बोल्ट तो अब ऊपर जा रहा था लेकिन वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट होगा क्योंकि डिटैच हो चुका है, बट लिफ्ट हमेशा ऊपर जाना स्टार्ट करेगी क्योंकि ग्रेविटी लगेगी बोल्ट पर, तो वो तो नीचे उसको अगर ऊपर जा भी रहा होगा तो भी उसकी वेलोसिटी पहले 0 करके वापस नीचे ले आएगी उसको, और क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ इसी एक्सेस जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो वापस से आते टाइम टकराएगा, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द फ्रेम रेफरेंस फिक्स्ड टू द एलिवेटर। एक तो टाइम बताना है कब वो हिट करेगा, इसको भी 2 मेथड सोल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से और लिफ्ट के फ्रेम से। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा ग्राउंड फ्रेम से और लिफ्ट की फ्रेम से, दोनों की फ्रेम से बताना है। लिफ्ट यानी एलिवेटर, दोनों की फ्रेम से हमें ये बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने कितने होंगे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये हाइट 2.7 मीटर है, इनिशियली बोट अटैच्ड है और 2 सेकंड बाद में डिटैच होता है। तो जब भी डिटैच होगा उस समय तक दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम टाइम निकालें एलिवेटर के फ्रेम से। मैं तुम्हें पहले इस मेथड से करवा रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम निकालना बहुत आसान चीज़ है, तो इसको सीख जाओगे तो टाइम तो तुम तुरंत निकालना सीख जाओगे जब रिलेटिव मोशन का सवाल आएगा उसमें। क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे थे डिटैच होने से पहले तक, तो दोनों की स्पीड सेम थी। जैसे डिटैच होंगे उस समय तक दोनों की स्पीड सेम है। जैसे दो दोस्त साथ साथ दौड़ रहे हो हाथ पकड़ के, और दौड़ते दौड़ते हाथ छोड़ दिया तो धक्का तो नहीं दिया ना किसी एक दूसरे को, तो हाथ छोड़ा है तो वो स्पीड वैसी रहेगी जैसे जस्ट पहले थी, जस्ट बाद में वैसी रहेगी। परंतु उसके बाद में दोनों अलग अलग किस तरीके से दौड़ते हैं फिर उनकी वेलोसिटी बदली जा सकती है। तो वैसे ही अभी फिलहाल होगा कि जब बोल्ट डिटैच होगा वहां तक दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे होंगे, तो उनकी बीच की रिलेटिव स्पीड तो 0 रहेगी क्योंकि दोनों सेम स्पीड से दौड़ेंगे। बोल्ट डिटैच होगा उस समय तक t इक्वल टू 0 2 सेकंड पर, रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी। साथ ही साथ रिलेटिव जो एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि बोल्ट की जो एक्सेलरेशन होगी, ये जो बोल्ट होगा उसकी एक्सेलरेशन खुद की तो g होगी, और ये लिफ्ट होगा, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ w होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो ब्लॉक को बोल्ट को नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगी वो g प्लस w मिलेगी। लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के देखूंगा तो समझ में आ गई की बात। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर देखूंगा तो नीचे की तरफ इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस डब्ल्यू होगी, यानी कि जी प्लस डब्ल्यू की ग्रेविटी में बोल्ट 0 की स्पीड से गिरना स्टार्ट होगा तो कितने टाइम में एच हाइट गिरेगा, तो वो टाइम फ्री फॉल का कितना होता है √2h/g। लेकिन जी कितना, जी इफेक्टिव अगर यू इक्वल टू 0 से गिरा तो यू इक्वल टू 0 से इसके फ्रेम में गिरना स्टार्ट हो, और जी इफेक्टिव जी प्लस डब्ल्यू है तो वो रख देंगे √2h अपॉन में जी प्लस डब्ल्यू। टाइम तुरंत कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 0.7, क्योंकि हमें जी पता था, डब्ल्यू पता था, एच पता था। आसान है ना। अब यही अगर हमें टाइम ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट करना हो तो अब देखना कि कैलकुलेशन कैसे लेंदी बनती है, ठीक है। सेम हमें टाइम कैलकुलेट करना है लेकिन ग्राउंड फ्रेम से। इनिशियली मान लो ये लिफ्ट इस तरीके से थी, बोल्ट यहाँ पर था और ये t इक्वल टू 2 सेकंड पर जस्ट डिटैच होने वाली सिचुएशन में बोल्ट इस लेवल पर था, और 2 सेकंड बाद में इसकी स्पीड कितनी होगी, v इक्वल टू u प्लस 80। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन w यानी 1.2 टाइम 2 सेकंड तक चले थे तो 2.4 मीटर पर सेकंड से बोल्ट और लिफ्ट दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होंगे इनिशियली, वो वेलोसिटी v मान ली मैंने। और उसके बाद में ये लिफ्ट तो उसी एक्सेलरेशन w से कंटिन्यू रही, लेकिन बोल्ट की जो एक्सेलरेशन थी वो ग्रेविटी की वजह से जी हो जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि बोल्ट जो है अब वो लिफ्ट से डिटैच हो चुका है, अब उस पर सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी से चलेगा। तो इनिशियली जो स्पीड थी जो लिफ्ट के पास थी वो तो एकदम से 0 थोड़ी हो सकती है, वो तो अभी भी रहेगी डिटैच होते समय। समझ में आ रही बात। तो जो लिफ्ट के पास वेलोसिटी थी वो बोल्ट के पास भी थी, डिटैच होते समय धक्का नहीं दिया लिफ्ट ने उसको नीचे, बस हट गया उसके साथ में, तो हट गया तो वो वेलोसिटी जो थी वो तो वैसे की वैसी रहेगी ऊपर की तरफ। अब उस वेलोसिटी से पहले ऊपर जाना स्टार्ट तो करेगा लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो रुक करके वापस लौटेगा।
तो बोल्ट का पाथ कुछ ऐसा होगा और लिफ्ट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाएगी, तो बोल्ट तो ऊपर जाकर के नीचे आ रहा होगा और लिफ्ट ऊपर ही जा रही लगातार, तो लिफ्ट यहाँ पर पहुंची तो इस समय पर वो टकरा गया वहां पे। हमें ये टाइम निकालना है कि इसके बाद में बोल्ट को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में लिफ्ट भी ऊपर गई होगी, तो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से बोलूँ कि लिफ्ट यहाँ से यहाँ चलेगी या फिर बोलूँ यहाँ से यहाँ चलेगी, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे ग्राउंड फ्रेम में। बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो बोल्ट के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोल्ट के लिए लगा देंगे। तो टाइम डेल्टा टी लगा, मान लो इस 2 सेकंड के बाद में डेल्टा टी समय लगा, तो उस डेल्टा टी समय में जो लिफ्ट आएगा है ना, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी v इंटू टाइम डेल्टा टी प्लस हाफ w एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। लिफ्ट w एक्सेलरेशन से ही चल रही है तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर उस पर लिफ्ट पर लग गया। कॉइन पर लगाऊंगा तो कॉइन की भी इनिशियल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन लेकिन माइनस g है, तो बोल्ट के लिए v डेल्टा टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस का g रखेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर g इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि अगर ये यहाँ तक गया है और हमने जो बना रखा है वो इस तरीके से बना रखा है कि भाई ये यहाँ तक पहुंचा, तो हमारा साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बोल्ट का यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। समझ में आ रही बात? वो पॉजिटिव भी आ सकता है, हो सकता है कि जब बोल्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा हो तब तक ही लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक आ रही है। समझ में आ गई बात? बट क्योंकि हमें आइडिया था यहाँ से तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मान लेंगे कि ऊपर की तरफ ही गया, लिफ्ट भी ऊपर की तरफ गया, बोल्ट भी ऊपर की तरफ गया, तो उसके हिसाब से वो कंडीशन लगा देंगे। फिलहाल तो हमें पता है कि क्योंकि बहुत कम टाइम में वो टकरा जा रहा है तो लिफ्ट थोड़ा ही चली होगी, क्योंकि लिफ्ट की एक्सेलरेशन 1.2 धीरे, मतलब लिफ्ट की एक्सेलरेशन कम है और इसकी एक्सेलरेशन 10 है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें पता है कि इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो ये लौट कर वापस नीचे आ रहा होगा, तो जी की वैल्यूज और डब्ल्यू की वैल्यूज हम ये कंपेरिजन से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब ये नीचे आ रहा होगा तो देखो इसका मैग्नीट्यूड, ये तो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो नेगेटिव आएगा, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो मैग्नीट्यूड प्लस में आ जाएगा। तो बोल्ट की जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसका मैग्नीट्यूड प्लस लिफ्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड, दोनों मिलाकर के टोटल हाइट ऑफ लिफ्ट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड एच के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो उसमें बड़ी माइनस छोटी वैल्यू कर देंगे, प्लस में लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट ये है ही हमारे पास, वो रख देंगे इक्वल टू एच। यहाँ से चेक करेंगे तो फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा टी रूट 2h अपन में g प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आंसर तो देखो वही आना है। टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, किसी फ्रेम से कैलकुलेट करो टाइम, किसी इवेंट, एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच का टाइम अगर कैलकुलेट करोगे तो किसी भी फ्रेम से वो सेम ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो टाइम आ गया, उसमें सेम वैल्यू रखेंगे तो टाइम फिर से वही 0.7 सेकंड निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो फ्रेम ऑफ एलिवेटर में अगर हम बात करेंगे कि भाई एलिवेटर के फ्रेम में ही बैठ गए, हम एलिवेटर के फ्रेम में ही बैठेंगे तो ये तो रेस्ट में आ गया। अब बोल्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा और सीधा नीचे फ्री फॉल करेगा। लिफ्ट के फ्रेम में बोल्ट सीधा नीचे आएगा क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, लिफ्ट नहीं चलेगी तो वो यहाँ से यहाँ तक गिरता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर को, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, और कितना 2.7 मीटर उसकी हाइट के बराबर। ये तो लिफ्ट के फ्रेम का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बराबर आ गया और तुरंत सोल्व हो गया। ग्राउंड फ्रेम में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा कॉइन का, ग्राउंड फ्रेम में कितना दिखेगा ग्राउंड फ्रेम से देखने वाले को? देखो जिस समय 2 सेकंड होगा उस समय उसकी स्पीड भी हमने निकाली ऊपर w इंटू टी से, वही स्पीड बोल्ट की भी होगी, वही स्पीड बोल्ट की भी होगी, और बोल्ट ऊपर जाकर के कुछ ऐसा मोशन करेगा, यहाँ तक लिफ्ट यहाँ तक आ चुकी है तो कुछ ऐसा मोशन, जब जैसा कि अपन ने ऊपर की तरफ मेथड 1 में सोल्व करते टाइम निकालते समय देखा, कुछ इस तरीके से मोशन होगा बोल्ट का। तो इसमें ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस मिला करके हम क्या देखेंगे कि टोटल कितने डिस्टेंस बोल्ट चलेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट में अगर हम लिख देंगे टाइम की वैल्यू डेल्टा टी यहाँ पर रख देंगे तो बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट जो है किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एट लिखी जा सकती है। तो u तो 0 था तो w इंटू टो, w 1.2 है, टो 2 सेकेंड है, तो v तो तुम्हें पता है कि डिटैच होते समय कितनी स्पीड से वो जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट व्हेन इट डिटैच होते समय वही स्पीड होगी जो लिफ्ट की स्पीड है, w इंटू टो। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उसके बाद एक्सेलरेशन आफ्टरवर्ड एंड देन, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, एंड देन जो एक्सेलरेशन होगी उसकी वो g होगी नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वही यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी, वेलोसिटी v इंटू डेल्टा टी माइनस हाफ जी डेल्टा टी का स्क्वायर, तो उसमें रख देंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे जो कि निकल के आ जाएगा माइनस का 0.7 मीटर। यानी हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका माइनस का 0.7 मीटर, ये जो डिस्टेंस हम देख रहे थे ये माइनस में आया ना, तो माइनस में 0.7 मीटर इतना नीचे गिरा होगा। अब हम ध्यान से देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट आया कौन का वो माइनस का 0.7 मीटर आया। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोल्ट, हमें ये पता था कि भाई देखो जब यहाँ पर ये था तो बोल्ट यहाँ पर था, लिफ्ट यहाँ पर आई और बोल्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये टकरा गया।
तो जब बोल्ट यहाँ पर गया था तो यहाँ से मैक्सिमम कितनी हाइट ऊपर गया वो देख लो, और फिर उसके बाद में वहाँ से सीधा नीचे कितना आया ये देख लो, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही चली गया, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहाँ से गया था और जब टकराया तब यहाँ पर था, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0.7 मीटर हमें पता चल गया नीचे की तरफ है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमें 0.7 मीटर पता चल गया यहाँ से यहाँ तक आने का। अब जहाँ पर जब डिटैच हुआ था उस समय स्पीड इसकी कितनी थी, W इंटू टी, और W इंटू टो, समझ में आ गई, जो इनिशियल टाइम 2 सेकेंड था, और यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करा गया नीचे की तरफ, ग्रेविटी जी है, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से कितनी गेन करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि W इंटू टो का स्क्वायर अपॉन में 2g। ये जब कैलकुलेट करा तो D1 कितना आ गया, 0.3 मीटर, यानी कि यहाँ से ये मैक्सिमम 0.3 मीटर ऊपर जाएगा जहाँ से डिटैच हुआ वहाँ से, और उतना ही डिस्टेंस वापस भी आएगा और नीचे डिस्प्लेसमेंट भी है। तो या तो मैं ऐसा करूँ कि A से B तक का डिस्टेंस निकालूं, B से C तक का डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि टोटल टाइम मुझे पता है, ये टाइम भी आ सकता है ना, ये टाइम भी आ सकता है U बाई जी करके कि कितने टाइम में ऊपर गया, और ये हाइट पता चली गई, और फिर ये 0.3, और फिर इस हाइट से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल टाइम हमें पता ही है 0.7, उसमें से ये टाइम माइनस कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, और यूटी प्लस हाफ इट कर नीचे आने का लगा देंगे। बट उतना करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी उससे, हम सीधा भी कर सकते हैं। हमें पता है कि D1 ऊपर गया तो D1 तो नीचे आएगा ही आएगा, तो उस सेम लेवल पे आ गया होता। बट डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल का 0.7, तो D1 ऊपर गया, D1 नीचे आया, और इतना डिस्प्लेसमेंट और है नीचे की तरफ नेट, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो D1 ऊपर प्लस D1 नीचे प्लस डिस्प्लेसमेंट नीचे, भाई ये वाली टोटल डिस्टेंस क्या होगी, D1 ऊपर जाकर नीचे आने वाला है D1 प्लस इससे नीचे तो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गई बात, 0.7 मीटर का, तीनों को जोड़ देंगे तो सीधा सीधा भी बोल सकता हूँ D1 प्लस D, ये भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा 0.3, 0.3, 0.7 मैग्नीट्यूड में जोड़ेंगे। लेकिन समझ में आ गई बात, डिस्प्लेसमेंट में का मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए, तो ये टोटल 1.3 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए बाय।